सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में भी अगर बात की जाए तो हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग काफ़ी हद तक पढ़ भी लिया था। उसके हर बेसिक बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझा है, जाना है, अच्छे ढंग से उसको डायग्राम के माध्यम से भी हमने समझा था। तो आई होप कि आप प्रीवियस क्लास को अवश्य देखे होंगे। नहीं देखे मेरे भाई, तो आप जाकर प्रीवियस क्लास को अवश्य देखें। बिना उसे देखे इस क्लास को कंटिन्यू बिल्कुल ना करें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट ए में हमने कुछ चीज़ें पढ़ा और पार्ट आज बी है जिसमें हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। इसलिए लिंक करके पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर पहले वाले क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम का अवश्य देखें, उसके बाद इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता देते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव का अर्थ होता है पाचन करना। और पाचन कहाँ पर होता है? तो हमारे शरीर में अलग अलग अंगों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर होते हैं पाचन। सिस्टम का अर्थ होता है कि एक निश्चित क्रम में सभी अंगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जितने सारे पाचन के कार्य होते हैं वो सभी एक निश्चित क्रम में संपन्न होता है। इस वजह से हम ये सारे जो अंग हैं मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आहार नाल के बारे में। तो ये देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने जाना था कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक आहार नाल से मिलकर बना है और एक ग्रंथि से। आहार नाल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य हिस्सा माना जाता है, लेकिन ग्रंथि जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन तंत्र के सहायक हिस्सा माने जाते हैं। सहायक कहने का अर्थ है कि इनसे हमारे शरीर में कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कुछ एंजाइम का रिसाव होता है और यही एंजाइम के रिसाव के कारण हमारे शरीर में भोजन का तोड़-फोड़ होता है, यानी टूट-फूट की क्रिया चलती है, जिसे हम पाचन कहते हैं। तो ग्रंथि हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करता है, तो इसे हम सहायक कहते हैं। लेकिन ये हमारा आहार नाल जो है हमारे शरीर का, ये इसी से होकर हमारे भोजन होकर गुजरते हैं और उनका टूट-फूट की क्रिया संपन्न भी होती है। तो आहार नाल और ग्रंथि के बारे में भी हम लोग समझे थे। फिर हम लोगों ने एक चित्र बनाया था, इसमें आपको बताया गया था कि हमारे शरीर में जो आहार नाल है, यानी कि जिस-जिस रास्ते से भोजन गुजरता है, वो रास्ता कौन-कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि मुख से हम लोगों का भोजन प्रवेश करता है। फिर सेकेंड स्टेप में मुख में हमारे पास कुछ भोजन का पाचन होता है, कुछ टूट-फूट की क्रिया होती है। हमारे मुख में बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ होती हैं, उसके बाद आगे बताएँगे। ग्रास नली यानी कि मुख से होकर ग्रास नली में प्रवेश करता है, फिर अमाशय से होते हुए छोटी आँत में प्रवेश करता है और छोटी आँत से होते हुए फिर बड़ी आँत में और फिर ये मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो हमने एक छोटा-सा फिगर बनाकर आपको समझाया था। उसके बाद हम लोगों ने पहला जो आहार नल का हिस्सा है मुख, तो मुख गुहा के बारे में हम लोगों ने पढ़ना आरंभ किया था, पढ़ा भी था। मुख गुहा में 3 चीज़ें हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर आप मुख गुहा को देखेंगे, तब मुख गुहा में हमारे 3 चीज़ दिखाई पड़ते हैं। एक होता है कि जीभ दिखाई पड़ता है, एक दाँत दिखाई पड़ता है और एक हमारे लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि उसमें लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। तो हम लोगों को पता चला कि जीभ जो है, किसी भी प्रकार से भोजन के पाचन में हिस्सा नहीं लेता है। हमारे भोजन के पाचन में जीभ का कोई भी रोल नहीं होता है। जीभ का केवल इतना सा काम होता है कि वो एंजाइम को भोजन में मिला दे, यानी मिक्स करने का काम होता है और निगलने में सहायता करता है, बस इतना ही से इसका कार्य है। जीभ हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा एक संवेदी अंग है, यानी ये ज्ञानेंद्रियाँ का सदस्य है। ज्ञानेंद्रियों में आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसमें से जीभ हमारे ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। पाचन तंत्र का हिस्सा ये नहीं है। दाँत की अगर हम बात करें तो आपने दाँत पढ़ा,
दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृदंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होता है। इन सभी की संख्या भी हमने बताया 8 4 8 12 होता है और पूरे जीवन काल में हमारे 32 दांत आते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य की अगर बात की जाए तो सामान्य मनुष्य में केवल 32 दांत पाए जाते हैं। अब आपको लगा होगा कि सर हमारे पूरे जीवन काल में 52 दांत आने का मतलब क्या है? मेरे भाई 32 दांत होते हैं जिसमें से 12 अस्थाई होते हैं और 20 अस्थाई होता है जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं। और ये 20 दांत जो है एक बार टूट जाते हैं और पुनः वो जमते हैं। तो इस वजह से हम उसे अस्थाई कहते हैं। तो 20 वाली जो दांत है यानी दूध के जो दांत हैं वो 2 बार जमते हैं। इस वजह से 20-20 40 प्लस 12 कितने हो गए? 52 यानी हमारे पूरे जीवन काल में 52 दांतें जमते हैं। दांत के द्वारा भोजन का भौतिक पाचन कर होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी यहीं से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आप कहेंगे कि हमारे मुख से पाचन प्रारंभ होता है। उसके बाद दांत के हमने एक फिगर बना के आपको बताया था कि सबसे कठोर हिस्सा डेंटाइन एनामेल होता है और उसके अंदर का हिस्सा डेंटाइन कहलाता है, जो हड्डी के समान होता है। ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रंथि के बारे में भी आपको समझाए थे कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये सीक्वेंस में हमने समझाया था ये सारी चीजों को। दांत के बारे में ये फिर हमने फिगर से समझाया, ये सारी चीज हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग लार ग्रंथिया के बारे में पढ़े थे कि लार ग्रंथिया 3 प्रकार की होती है। एक पैरोटिड होता है, एक सबमेंडिबुलर होता है और एक सबलिंगुअल होता है। हम लोगों को पैरोटिड ग्रंथि पढ़ना था। सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल किसी भी प्रकार से हमारे लिए अनुपयोगी था, यानी कि हमारे सिलेबस में इसका कोई महत्व अभी नहीं है। लेकिन पैरोटिड ग्रंथि का महत्व था क्योंकि ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और इसमें से एंजाइम और कुछ एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम में एमाइलेज, टाइलिन या डायस्टेज, ये तीनों एक ही हैं जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायता करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है और लाइसोजाइम जो है कीटाणु को नष्ट करता है और यहाँ पर लार ग्रंथियों के द्वारा भोजन में रासायनिक पाचन की क्रिया होती है। तो मुख में ध्यान रखेंगे कि मुख में भोजन का भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन दोनों प्रकार के पाचन होते हैं। भौतिक भी होता है और साथ ही साथ रासायनिक पाचन भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छे। चल, उसके बाद हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रास नली की लंबाई, माफ कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। मैं अभी ये 15 सेंटीमीटर हमने लिखवा दिया था, इसको 25 सेंटीमीटर कर लेंगे। इसे 25 सेंटीमीटर कर लेंगे कि ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम बात करें तो ये लगभग मीटर में अगर कहें तो ये 10 से 15 मीटर के सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, बस ध्यान रखेंगे। ग्रास नली में किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है, ये मांसपेशियों का बना होता है और ग्रास नली से भोजन जो है अंदर आमाशय में प्रवेश करता है क्रमाकुंचन गति के द्वारा। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है इसी का थर्ड स्टेप्स। थर्ड स्टेप्स यानी कि तीसरा जो हमारा अंग है पाचन तंत्र का, उसको हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा कहलाता है आमाशय। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो पेट है इसको हम पूरा का पूरा पेट कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। लेकिन इसी एब्डोमेन में एक अंग पाया जाता है। देखिए, एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में हमारा किडनी भी है, हमारा लीवर भी है, हमारा पैंक्रियाज भी है, हमारा आमाशय भी है, हमारा कह सकते हैं कि बड़ी आंत भी है, छोटी आंत भी है। यानी कि अगर इस पेट में क्या क्या है तो आप कहेंगे यकृत भी है, यकृत भी है। इसी में हमारा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय भी है, इसी में अमाशय भी है, इसी में किडनी भी है, इसी में किडनी भी है, इसी में आपकी छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है,
ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये सब जो है क्या कहलाएगा? पेट कहलाएगा। लेकिन इस पेट का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अमाशय। एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अमाशय। तो हमें अमाशय के बारे में पढ़ना है जिसे हम स्टमक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पेट भले आपके बुक में लिखा हुआ है समझने के लिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पेट नहीं, आपको अमाशय याद रखना है। क्या याद रखना है? अमाशय। तो अब हम अमाशय का चित्र बना लेते हैं। ये हमारा अमाशय है। ये क्या है? अमाशय है। हमने अमाशय बनाया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अमाशय, जिसे आप पेट कह दे रहे हो, जिसे आप पेट भी कह दे रहे हो। ध्यान रखेंगे, बट ये पेट है भी नहीं, ये अमाशय। बस इतने ध्यान रखें। अमाशय जो होता है ये हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा क्या होता है? तो आप कहेंगे कि अमाशय होता है। हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। आहार नाल का, आहार नाल का सबसे चौड़ी हिस्सा है। यानी ये हमारे आहार नाल का सबसे क्या है? चौड़ा हिस्सा होता है। और ये किसके साथ जुड़ा होता है? तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारा ऊपर में है ग्रास नली, ओइसोफिगस। ये हमारा है ग्रास नली, ग्रास नली। और यहाँ पर जुड़ा होता है छोटी आंत। ये है छोटी आंत, ध्यान रखेंगे। ये है छोटी आंत। तो ग्रास नली से ऊपर में संपर्क में है, जुड़ा हुआ है, और नीचे में छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। और छोटी आंत के किस वाले हिस्सा से? तो ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं डेडूनम। क्या कहते हैं? डेडूनम। तो डेडूनम के साथ ये जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? डेडूनम के साथ जुड़ा हुआ है। तो अमाशय जो है ऊपर में ग्रास नली से लिंक करता है और नीचे में छोटी आंत के डेडूनम से लिंक करता है। अब यहाँ से और भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो अमाशय है, अमाशय के 4 हिस्से होते हैं। अमाशय में 4 हिस्सा होता है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाली जो हिस्सा होती है, इसे हम कहते हैं कार्डियक। इसे हम कहते हैं कार्डियक। और यहाँ पर जो ये वाली हिस्सा आपको दिख रही है, इस वाले हिस्सा को हम कहते हैं फंडिक। ये है हमारा फंडिक वाला हिस्सा। ये फंडिक हिस्सा है। और ये अगर हम बात करें इधर से, तो इसे हम कहते हैं कार्डियक। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक। अब यहाँ पर बीच में आपको हिस्सा बच गया, बीच में हिस्सा बच गया, तो इस वाले हिस्सा को हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। तो हमारे अमाशय के 4 हिस्सा हैं। पहला हिस्सा कार्डियक है, सेकंड हिस्सा फंडिक है, और थर्ड हिस्सा पाइलोरिक, और चौथा हिस्सा ध्यान रखेंगे बॉडी है।
अब इसमें भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि कार्डियक जो होता है, ये हमारा ग्रास नली से डायरेक्ट संपर्क में होता है। यानी कार्डियक जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रास नली से सीधे जुड़ा हुआ है और ये एक रिंग की तरह होता है। किस तरह का होता है? एक रिंग की तरह होता है। रिंग की तरह होने का इसका कारण है कि ये भोजन जब प्रवेश करता है अमाशय में, तो ये भोजन को बैक फ्लो से बचाता है, यानी कि इसे वापस जाने से रोकता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर कार्डियक आपको लिखवा रहे हैं, कार्डियक के बारे में हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे कार्डियक। कार्डियक क्या है? तो आप कहेंगे कि कार्डियक जो है अमाशय का सबसे अमाशय में भोजन का प्रवेश द्वार कहलाता है। प्रवेश द्वार कहलाता है। प्रवेश द्वार क्यों कहलाता है? क्योंकि भोजन जो है इसी रास्ते से होकर आ रहा है। भोजन इसी रास्ते से होकर प्रवेश करेगा अमाशय में। इस वजह से हम अमाशय का जो कार्डियक वाला हिस्सा होता है, हम उसे कहते हैं कि ये अमाशय में भोजन का प्रवेश द्वार है। अमाशय में भोजन का क्या है? प्रवेश द्वार है। साथ ही साथ इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे कि यह किससे जुड़ा होता है? तो यह ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रास नली से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। यह यह रिंग की तरह होता है। रिंग कहने का मतलब है कि एक अंगूठी की तरह हो। अंगूठी के समान होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो कार्डियक का कार्य होता है कि भोजन को वापस मुख के पास जाने से रोक देना। यानी कि जब हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन मुख में था। मुख से भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन होने के बाद जो आंशिक पाचन हुआ भोजन का, वो ग्रास नली के माध्यम होते हुए कहाँ प्रवेश कर रहा है? तो अमाशय में प्रवेश कर रहा है। तो अमाशय से भोजन पुनः वापस ना आ जाए, ये क्या करता है? तो रोक कर रखता है। यानी कि कार्डियक का जो कार्य है वो भोजन को अमाशय से अमाशय से वापस ग्रास नली में आने से रोकता है। यही इसका कार्य है कि कार्डियक जो होता है, कार्डियक का कार्य क्या होता है कि अगर भोजन प्रवेश कर गया अमाशय में, तो इसे अमाशय से ग्रास नली में जाने नहीं देगा। ये इसका मुख्य कार्य होता है। ग्रास नली से जुड़ा होता है, अमाशय में भोजन के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसे होते हैं? तो रिंग की तरह होता है। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ फंडिक जो होता है, अब इस यहाँ से और भी बात है कि यहाँ पर जो अमाशय होता है, अमाशय में कुछ ग्रंथि, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। अमाशय में ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कि जठर ग्रंथि है। अमाशय की जो दीवारें हैं इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि पाई जाती है। और ये जठर ग्रंथि जो है, ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें 3 कोशिकाएं होती हैं। कौन-कौन सी? तो सबसे पहला जो होता है, ध्यान रखेंगे कि अमलजन कोशिकाएं। कौन सी कोशिका? अमलजन कोशिकाएं। दूसरा ध्यान रखेंगे जाइमोजिन कोशिकाएं। इस
जठर ग्रंथि में कुछ कोशिकाएं हैं। सबसे फर्स्ट कोशिका जो है हमने कहा अमलजन, अमलजन कोशिकाएं, अमलजन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं, और एक होता है सलेस्मा, एक होता है सलेस्मा। सलेस्मा को ही हम लोग कहते हैं म्यूकोसा या म्यूकस कोशिकाएं। तो जठर ग्रंथि हमारा जो आमाशय की दीवार है, आमाशय की दीवार से जठर ग्रंथि निकलते हैं और जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। और इस जठर ग्रंथि में भी 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। इस जठर ग्रंथि में भी 3 प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलते हैं। और यही तीनों कोशिकाएं से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन सी? तो अब समझते हैं यहाँ पर, आइए देखिए। हमने कहा कि जठर जो ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, इस जठर ग्रंथि में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? तो एक है अमलजन कोशिकाएं, अमलजन कोशिकाएं। एक है तो आप कहेंगे कि जाइमोजिन कोशिकाएं, और एक है सलेस्मा कोशिकाएं, एक है सलेस्मा कोशिकाएं। तो यहाँ जो 3 कोशिकाएं हैं, क्या ये 3 कोशिकाओं का अलग अलग कार्य है? बिल्कुल है। कौन कौन से कार्य हैं? तो ध्यान रखिएगा कि एमल्जन कोशिकाएं से HCl का स्रावन होता है, यानी HCl जो है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लजन कोशिकाएं से निकलते हैं। जाइमोजिन से पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। और सलेस्मा से म्यूकस एंजाइम निकलता है, म्यूकस, या कह सकते हैं कि सलेस्मा एंजाइम निकलता है। यानी इन तीनों कोशिकाओं से 3 तरह के पदार्थ का स्रावन होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एक होता है पेप्सिन एंजाइम का, और एक होता है म्यूकस का। यानी अम्लजन में आपको अम्ल दिखाई दे रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जाइमोजिन से पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं, और सलेस्मा से म्यूकस या सलेस्मा एंजाइम निकलते हैं। और यही तीनों एंजाइम मिलकर, यही तीनों एंजाइम मिलकर मेरे भाई कहलाते हैं जठर रस, जठर रस कहलाते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जब भी शब्द आए इसका मतलब होता है कि पेट, इसका मतलब होता है पेट। यानी कि पेट में जो निकलने वाला रस है, पेट से जो निकलने वाले रस हैं, उसे हम कहते हैं जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे पहली पॉइंट। अब यहाँ से देखो, अमलजन जो है HCl। अब आते हैं थोड़ी सी पिछली स्लाइड पर। भोजन हमारे मुख में था, हमने भोजन को मुख में लिया, वहां पर भौतिक रासायनिक पाचन हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बने, फिर ग्रास नली से होकर अमाशय में प्रवेश कर रहा था। इस कार्डियक से होकर जब प्रवेश करेगा तो हमारे भोजन जो थे वो कैसे थे? हमारे भोजन हल्के से क्षारीय नेचर के थे, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि जो लार ग्रंथियां होता है वो हल्के से क्षारीय होते हैं। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जब हमने भोजन किया तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो नहीं मरे होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो मरते नहीं हैं। तो बैक्टीरिया भोजन के साथ साथ अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करता है।
तो जब वो आता है अमाशय में, तो अमाशय में वो बैक्टीरिया क्या करेगा, मारे जाएंगे। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे पहले HCl का स्रावन होता है। यानी कि हमारे अमाशय में सबसे पहले किस अम्ल का स्रावन होगा, तो HCl का होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो कीटाणुओं को नष्ट करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक का जो काम है, इसका कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भोजन के साथ जो कीटाणु आया है, कीटाणु को नष्ट करेगा। कीटाणु को क्या करेगा, नष्ट करेगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कीटाणु को नष्ट करने के साथ साथ ये भोजन को अम्लीय कर देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। अब अम्लीय क्यों बनाता है, देखिए, भोजन को अम्लीय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये पेप्सिन एंजाइम जो है, ये पेप्सिन एंजाइम का स्रावन अगर ऐसे ही होते रहते हैं, हमारे शरीर में पेप्सिन एंजाइम का स्रावन होते रहता है। अगर ये पेप्सिन एंजाइम का स्रावन होता है, ये डीएक्टिव रहते हैं, ये डीएक्टिव रहते हैं। जब तक HCl भोजन को अम्लीय नहीं बना देगा, तब तक ये कार्य नहीं करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य होता है। पेप्सिन एंजाइम और साथ ही साथ म्यूकस एंजाइम, इन दोनों को सक्रिय करने का कार्य किसका होता है, HCl का होता है। तो ध्यान रखेंगे कि पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव बनाता है। अगर ये एक्टिव नहीं बनाएगा तो पेप्सिन एंजाइम कार्य नहीं करेंगे। आगे समझेंगे कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो हमने यहाँ से सीखा कि सबसे पहला जो है कि जब भोजन प्रवेश किया हमारे अमाशय में, तो हमारे अमाशय से सबसे पहले निकलने वाले जो एंजाइम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है। साथ ही साथ ये भोजन के साथ जो प्रवेश कर गया है कीटाणु बैक्टीरिया, उसको भी ये पूरी तरीका से नष्ट कर देगा, मार देगा। अब भोजन को अम्लीय क्यों बनाया गया, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम अम्लीय रहने पर ही कार्य करेगा। जब तक भोजन अम्लीय नहीं होगा, ये पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं करेगा। इस कारण से हमारे शरीर में अम्ल का निर्माण होता है और निकलते भी हैं। अब पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, देखो, पेप्सिन एंजाइम जो होता है इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। प्रोटीन के पाचन करने का कार्य किसका होता है, तो आप कहेंगे पेप्सिन एंजाइम का होता है। और ये प्रोटीन का पाचन जो होता है वो किस में होता है, तो पेप्टोन में होता है। किस में हो जाता है, पेप्टोन में। यानी प्रोटीन जो है वो किस में टूट गया, पेप्टोन में टूट गया। अब याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तोन कहते हैं। तो तोन से याद रखेंगे पेप्टोन, यानी कि पेट में यानी अमाशय में प्रोटीन जो है किस में बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है। बस एक छोटा सा याद करने का हमने तरीका समझाया कि प्रोटीन जो है किसमें बदल गया, पेप्टोन में। तो कहाँ पर, पेट में, यानी तोन में। तोन हम लोग किसको कहते हैं, पेट को कहते हैं। तो पेप्टोन में बदला कहाँ पर, पेट में, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन किस में हो गया, पेप्टोन में हो गया। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसी से एक रेनिन एंजाइम भी निकलता है। कौन सा एंजाइम, यानी जठर रस में एक पेप्सिन एंजाइम भी होते हैं और साथ ही साथ रेनिन एंजाइम भी होता है। तो रेनिन भी यहीं पर हम लिखवा दे रहे हैं कि रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। देखो, रेनिन एंजाइम का कार्य होता है कि दूध के पाचन में, दूध का पाचन कौन करता है, तो आप कहेंगे कि दूध का पाचन रेनिन एंजाइम के कारण होता है। और ये रेनिन एंजाइम जो है दूध को
दही में बदल देता है। दूध को क्या कर देता है? फाड़ देता है, यानी दही में बदल देता है। अब दही में बदलने का मतलब क्या है? दही में बदलने का मतलब है कि ये दूध जो है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, दही-दही जैसा कर देता है, ठीक है? कभी आप उल्टी करोगे, जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा दूध पीता है। छोटा बच्चा दूध पीता है, तो दूध पीने के बाद कुछ समय के बाद वो उल्टी कर देता है। तो उल्टी करता है तो आप देखते हैं कि वो दूध क्या हो गया? फट-सा गया है। दूध किस तरीका का हो गया? फट-फट सा गया है। तो दूध दही में बदलने का बस ऐसे ही हमने समझाया कि दूध जो है फट जाते हैं, यानी दही जैसा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन मुख्य बातें ध्यान रखना है कि दूध का पाचन किसके कारण होता है? रेनिन एंजाइम के कारण होता है, और ये रेनिन एंजाइम जो है केवल बच्चों में ही पाए जाते हैं, ये एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। एडल्ट में नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो म्यूकस की जो परत है, ये श्लेष्मा की परत या म्यूकस की परत होती है। यानी ये श्लेष्मा जो है कहाँ से निकलेंगे? तो म्यूकोसा के परत से। म्यूकोसा के परत से। अब ये म्यूकोसा की परत होती कहाँ है? यहाँ पर देखें। जैसे ये हमारा अमाशय है, तो अमाशय का ये जो दीवार है, ठीक है? अमाशय की ये जो दीवार है, इसमें म्यूकोसा की परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है? म्यूकोसा की परत पाई जाती है चारों तरफ। अब म्यूकोसा की परत क्यों पाई जाती है? देखो मेरे भाई, इसमें से क्या निकल रहे हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, साथ ही साथ पेप्सिन है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना अम्लीय होता है, आपको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि HCl काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये अमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त करेगा, यानी नुकसान पहुंचाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए इसमें एक परत पाई जाती है, जिस तरीका से मान के चलो कि एक पुस्तक है, ठीक है? हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बुक है, ठीक है? ये कोई बुक है। अब इस बुक को हमें पानी से बचाना है। इस बुक को पानी से बचाना है। तो अगर ये पानी से बचाना है, अगर ये ऊपर का कवर ना रहे, ठीक है? अगर ऊपर का ये कवर ना रहे, तो ये क्या होगा? गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अब ये खराब होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्योंकि इस पे एक परत चढ़ा हुआ है, इस पर एक पन्निक सा छोटा-सा लेयर होता है, इसमें चिपके आप देखना कभी कॉपी का जो फर्स्ट होता है, ऊपर का जो बाइंडिंग किया होता है, इसको कभी कबाड़ के देखना कि इसमें एक पतली सी थिन लेयर होती है, पतली सी थिन लेयर होती है। वो क्या करता है? पानी से, धूल कण से, ये सारे चीज़ों से बचा के रखता है। तो इसी तरीक़ा से जो म्यूकोसा की परत होती है, यानी कि इसके अंदर एक परत पाया जाता है जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा की परत, यानी म्यूकोसा परत कहते हैं। और इसी म्यूकोसा परत में ये सारी कोशिकाएँ पाई जाती है, जहाँ पर जठर ग्रंथि है। तो ये म्यूकोसा की जो परत है, म्यूकोसा की परत जो है, ये क्या करती है? तो हम इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रखता है। क्या करता है? सुरक्षित रखता है। अब इसे सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इतना ज़्यादा अम्लीय होता है कि ये म्यूकोसा की परत को अगर क्षति पहुँचा दिया, आमाशय की दीवारों को अगर क्षति पहुँचाया, तो हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्सर बीमारी। क्या बोलते हैं? अल्सर। तो ध्यान रखिएगा कि अगर म्यूकोसा की परत अगर क्षय हो गया, अगर उसमें क्षय हुए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो एक बीमारी होता है जिसे हम कहते हैं अल्सर। तो ध्यान रखेंगे कि अल्सर जो बीमारी है, अल्सर जो एक बीमारी है, वो
किससे संबंधित है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये अल्सर जो बीमारी है संबंधित होता है पेट से, यानी आमाशय से आमाशय में होने वाली एक रोग है अल्सर। किसके कारण होता है? तो म्यूकोसा की परत का नष्ट हो जाने के कारण हमारे शरीर में अल्सर बीमारी। ये क्या होता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक निकलने लग जाते हैं, जब हम तैलीय पदार्थ अधिक खाते हैं, तो हमारे शरीर में एसिडिटी बनने लगता है। हमारे शरीर में एसिडिटी बनने लगते हैं, HCl बनने लग जाता है। तो ये सारे के सारे जो कारण बन रहे हैं वो किसके कारण? तो तैलीय पदार्थ। अब इस वजह से हमारे शरीर में जो HCl की मात्रा बढ़ रही है, तो बढ़ने के कारण ये धीरे-धीरे जो परत है म्यूकोसा की उसमें छिद्र होने लगते हैं, छोटे-छोटे छिद्र होने लग जाते हैं और इस तरीका से छिद्र हो गया, इस तरीका से इसके दीवारों पर छोटे-छोटे छिद्र पाए न लग जाते हैं और यही छिद्र जो है क्या हो जाती है, धीरे-धीरे डैमेज कर देता है परत को और यहाँ पर अल्सर रोग हो जाता है। अल्सर रोग। तो ध्यान रखेंगे कि अल्सर जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो आमाशय से संबंधित है। यानी पेट में होने वाली जो बीमारी है वो कौन-सा है? अल्सर बीमारी है। क्या ये इतनी बातें आपको समझ में आया मेरे भाई? क्या ये इतनी बातें समझ में आया? ठीक है? चलो, यहाँ से और भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर इसे ध्यान से आप देखें, अगर इसे ध्यान से आप देखें तो ये जे के आकृति जैसा है। कैसा है? जे आकृति जैसा है, यानी कि इसका आकार जो होता है वो जे की तरह होता है। आकार कैसा होता है? जे आकार का होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अमाशय का आकार कैसा होता है तो जे के जैसा होता है। ये सबसे बड़ा हो सबसे चौड़ा होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। तो इतनी पॉइंटें हमने आपको समझाया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चल, अब यही जो है फंडिक है, फंडिक में गैस भरा होता है। जब आप ज़्यादा अधिक खा लेते हो, आपके शरीर में गैस भर जाता है, तो फंडिक में गैस भरे होते हैं। ठीक है? ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। तो इतनी बातें आपको अमाशय में जानना था। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है? चलो, और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताते हैं। ये अमाशय जो है, अमाशय की दीवारों में कुछ उभरी-उभरी जैसी ऐसी संरचना पाई जाती है। कुछ इस तरीका से उभरी हुई संरचना पाई जाती है। ठीक है? इसकी दीवारों पर इस तरीका से उभरी-उभरी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं रूझी। जिसे कहते हैं रूझी। यही रूझी में भोजन आकर फंसा होता है। इसी रूझी में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन पेट में जाता है, तो पेट में आकर यहीं पर फंसा होता है भोजन और यहीं पर फंस कर पूरा भोजन क्या होता है, पचता है। भोजन को पूरी तरीका से ब्रेक डाउन किया जाता है और यही रूझी में लगभग 3 से 4 घंटे 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर अस्थायी रूप से संचित रहता है। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो डायरेक्ट नहीं पचता है। पहले तो मुख से पाचन हुआ और आकर 3 से 4 घंटे तक कहाँ रहेगा स्टोर? तो हमारी आमाशय में रहेगा और आमाशय में ये 3-4 घंटे तक पूरी तरीक़ा से ब्रेकडाउन होगा। ये इस भोजन में अम्ल मिलेंगे, पेप्सिन एंजाइम मिलेगा, म्यूकस एंजाइम मिलेगा, ये सभी प्रकार के एंजाइम भोजन में मिलाए जाएँगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो मिक्स होने के बाद अंततः भोजन एक गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। किस तरीका का हो जाता है? गाढ़े लेई की तरह होता है, जिसे हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यानी कि जो अमाशय में जो भोजन का आंशिक पाचन हुआ है, चलो यहाँ पर हम अमाशय में भोजन गाढ़े लेई
के जैसा हो जाता है, जिसे जिसे काइम कहते हैं। यानी भोजन जो है वो किस तरीका का हो जाता है, गाढ़े लेई की तरह बन जाता है और उसे हम कहते हैं, यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड यानी कि पूरी तरीका से ठोस नहीं है, अब उसमें कुछ थोड़ा सा पानी मिक्स है। इस वजह से हम उसे कहते हैं कि वो काइम है। क्या कहते हैं, काइम है। तो अमाशय के इतनी सारी पॉइंट थे जो आपको नोट करने के चलने थे। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई, बात क्लियर है। चल, अब हमने अम्ल तो हमारे शरीर में गाढ़े लेई की तरह हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गया। क्या हो गया, एसिडिटी, यानी कि हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आप एक एक लाते हैं मार्केट से खरीद के, 10 रुपए में, 6 रुपए में, 12 रुपए में, जो भी हो, आप एक खरीद के लाते हैं इनो। इनो पीते हैं और पीकर तुरंत रिलीफ महसूस करते हैं। उसमें इनो के प्रचार में आपने देखा होगा कि लिखा रहता है या बताया जाता है कि 6 सेकंड में तुरंत राहत पाएं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। और ये कहाँ मिलता है, तो ये इनो में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, इनो में। अब ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एक क्षार है। क्या है, क्षार है। और हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में क्या था, हमारे शरीर में HCl था। HCl था, जठर ग्रंथि में क्या थे, HCl थे। HCl क्या किया है, तो भोजन को अम्लीय बनाया है। क्या बनाया है, भोजन को अम्लीय। तो हमारे शरीर में अम्ल में है, और इधर से हमने डाला क्या, इधर से हमने क्षार डाला। तो अम्ल और क्षार, अम्ल और प्लस क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइज करके लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है, साल्ट का निर्माण होता है। और ये साल्ट के साथ साथ पानी का भी निर्माण हो जाता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण किया, लवण और पानी का। क्यों, क्योंकि जैसे ही अम्ल मिला किसके साथ, क्षार के साथ, तुरंत रिएक्शन करके क्या बना दिया, लवण बना दिया। तो हमारे शरीर के अम्लीयता तुरंत क्या हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं। इस वजह से जब आप इनो पीते हो तो 6 सेकंड में आपको रिलीफ महसूस हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है, बोलो मेरे भाई, क्या ये बात क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट आपके कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो अमाशय है, अमाशय का आकार कैसा होता है, तो जी शेप में होता है। और अमाशय के कितने हिस्से होते हैं, तो अमाशय लगभग 4 हिस्सों में बटा है। ऊपर वाला कार्डियक है जो ग्रास नली के संपर्क में है, यानी ग्रास नली से जुड़ा होता है। और इसी के बगल में फंडिक होता है, यहाँ पर गैस भरे होते हैं। और बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बॉडी कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा पाइलोरिक होता है। तो अगर मुख्यतः देखा जाए तो अमाशय के 3 ही हिस्सा है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। लेकिन बुक में बॉडी भी दिया रहता है, इस वजह से बॉडी भी आप ध्यान रखेंगे। पाइलोरिक डेडुनम यानी छोटी आंत के डेडुनम से जुड़ा होता है। कार्डियक का हमने फंक्शन पढ़ा कि अमाशय में भोजन का प्रवेश द्वार है, और ये ग्रास नली से जुड़ा होता है, अंगूठी के समान होता है। ये भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है, ये अमाशय का कार्य हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर में बॉडी में, यानी कि जो परत है इसमें,
आमाशय के दीवारों में ग्रंथियां पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। और इसी जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिकाएं अम्लजन है, दूसरी कोशिकाएं हमारा जाइमोजिन है और तीसरी कोशिकाएं सलिस्मा है। और इन्हीं से मिलकर हमारा किसका निर्माण होता है? तो HCl का निर्माण होता है, यानी अम्लजन कोशिकाएं से HCl निकलते हैं, जाइमोजिन से पेप्सिन निकलता है और सलेस्मा से म्यूकस निकलता है। और ये सभी मिलकर एक जठर रस का निर्माण करते हैं। और ये जठर रस जो होता है, जठर रस क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि ये भोजन को अम्लीय करता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय। यानी जठर रस कैसा होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। हम लिख देते हैं इस बात को भी। ये जठर रस कैसा होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करने का। प्रोटीन किसमें टूट जाता है? पेप्टोन में टूट जाता है। यहीं पर एक रेनिन एंजाइम भी हमने बताया जो दूध के पाचन में। ये रेनिन एंजाइम बच्चों में पाए जाते हैं, बूढ़ा लोग में नहीं। ठीक है। सलेस्मा का क्या कार्य है? सलेस्मा म्यूकोसा की परत से सलेस्मा एंजाइम निकलते हैं। और म्यूकोसा की परत जो है, जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये धीरे धीरे म्यूकोसा की परत का क्षयन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं अल्सर। तो अल्सर ध्यान रखिएगा कि पेट की बीमारी है। HCl का कार्य क्या है? कीटाणु को नष्ट करना, भोजन को अम्लीय करना और पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करना ताकि वो वर्क अच्छे ढंग से कर सके। इतनी सारी बातें हमने पढ़ा है और फिर हमने देखा कि आमाशय में जो भोजन जो पचा है उस एक गाढ़े लेई की तरह होता है जिसे हम कह देते हैं काइल। और अम्लीयता, हमारे पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क और मैग्नीशिया का घोल पीते हैं। और मिल्क और मैग्नीशिया जिसे MgOH हॉल्टवाइज कहते हैं, ये क्षारीय नेचर का होता है जो इनो में मिलते हैं। क्या ये इतनी बातें आपको क्लियर है मेरे भाई? क्या ये इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़ जाए हम। क्या ये इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाए हम। चल, अब बढ़ते हैं हम अगली पॉइंट, अगले जो हमारा आहार नाल का हिस्सा है, छोटी आंत। तो छोटी आंत की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छोटी आंत। छोटी आंत में भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने एक फिगर बनाया छोटी आंत का। ठीक है, ये हमने एक फिगर बनाया छोटी आंत का। बस ध्यान रखना है आपको। छोटी आंत के भी 3 हिस्सा होते हैं। छोटी आंत के भी 3 हिस्सा होते हैं। छोटी आंत का जो सबसे पहला हिस्सा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे जो पहला हिस्सा है इसे हम कहते हैं डेडुनम। इसे क्या कहते हैं? डेडुनम कहते हैं। और बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे हम जेजुनम कहते हैं। उसे हम जेजुनम कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम इलियम कहते हैं। इसे इलियम कहते हैं। तो छोटी आंत के भी 3 हिस्सा होते हैं। पहला होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलो देखो, अब छोटी आंत जो है ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है, सबसे लंबी भाग कही जाती है इसको। अगर छोटी आंत की हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर के आसपास होता है। ये कितनी मीटर लंबी होती है? लगभग 6.5 मीटर लंबी ये होती है।
हमने कहा कि हमारा जो आहार नाल है वो लगभग 9 मीटर का होता है। लगभग कितने मीटर का होता है? 9 मीटर। 9 मीटर में भी ये लगभग साढ़े 6 मीटर का, तो ये छोटी आंत खुद है। अब आप कहोगे कि सर ये छोटी आंत इतनी लंबी कैसे हो गई? तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटी आंत ऐसे लंबी क्यों हो गई। देखो, ये छोटी आंत है और छोटी आंत देख रहे हो कि इस तरीका से कितने एकदम फोल्डिंग है। ये कैसा है? एक क्वाइल की तरह है। कैसा है? क्वाइल की तरह है। और भी अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, ये जो आपको ये जो पूरा का पूरा जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा बीच वाला पार्ट क्या है? छोटी आंत है। तो छोटी आंत जो होती है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत सबसे लंबी भाग होती है आहार नाल का। तो हम लिख देते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबी भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। ठीक है, सबसे लंबा भाग होता है। और इसके भी कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो याद कैसे रखना है? डीजेआई से। कैसे याद रखना है? डी जे आई, डीजेआई। क्या याद रखना है? डीजेआई, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डीजेआई, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डी से हो गया डेडुनम, जे से हो गया जेजुनम, आई से हो गया इलियम। अब इस डेडुनम को भी हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी भी कह देते हैं। तो कभी भी ग्रहणी लिखा है या डेडुनम लिखा है, इसमें कभी भी आप घबराइएगा नहीं। बोलो मेरे भाई, क्या ये बात क्लियर हो गया? चल, अब ग्रहणी आ गया तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ग्रहणी का कुछ पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखेंगे कि ये किससे जुड़ा होता है? तो ये अमाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा है? अमाशय। अमाशय में भी किससे? पाइलोरिक से। पाइलोरिक से जुड़ा होता है। ठीक है, यहां पर जेजुनम है। ये जेजुनम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत का भी सबसे बड़ा भाग कौन से है? जेजुनम है। छोटी आंत का, छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा होता है जेजुनम होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि इसी डेडुनम के पास, इसी डेडुनम के पास आकर दो ग्रंथियां से, इधर से भी और इधर से भी। अब यहां से क्या? तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर पाया जाता है लीवर। यहां पर क्या है? लीवर है, जिसे आप यकृत कहते हो। और यहां पर एक, ये है अग्नाशय, ये है अग्नाशय। अग्नाशय से भी और इधर यकृत से भी कुछ एंजाइम निकल कर आते हैं। अब ध्यान रखना कि हमारा भोजन जो था पेट में अम्लीय हो चुका था। क्या हो चुका था? अम्लीय हो चुका था। लेकिन ये डेडुनम कहता क्या है? डेडुनम कहता है कि भाई मुझे अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। ये डेडुनम कहता है कि मुझे अम्लीय नहीं चाहता। अच्छा, डेडुनम से ज्यादा नखरेबाज है जेजुनम। डेडुनम से ज्यादा नखरेबाज होता है जेजुनम। जेजुनम कहता है कि हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए अम्लीय, हमको अम्लीय नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है कि लीवर से, लीवर से, लीवर के पास ही यहाँ एक गोल सा ब्लाडर होता है।
गोल सा ब्लाडर होता है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लाडर, जिसे हम क्या कहते हैं, गाल ब्लाडर कहते हैं। गाल ब्लाडर का मतलब हुआ कि पित्ताशय, पित्ताशय। और इस लीवर में पीत का स्रावन हो, पीत का निर्माण होता है। इस लीवर में पीत का निर्माण होता है। पीत का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे कि लीवर में होता है, यकृत में। ठीक है, पीत का निर्माण कहाँ पर हुआ, यकृत में हुआ, लीवर में हुआ। अब ये पीत का निर्माण यहाँ पर हो गए। अब ये पीत जो रस है ये पहुंचेगा कहाँ पर, तो ये पहुंचेगा पित्ताशय में। कहाँ पर स्टोर होगा, पित्ताशय में स्टोर होगा। पीत रस जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि पीत किस माध्यम का होता है, अम्लीय माध्यम का या क्षारीय माध्यम का, तो पीत क्षारीय माध्यम का होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि पित्ताशय में स्टोर हुआ। अब ये पित्ताशय से होते हुए जाएगा कहाँ पर, तो ये जाएगा डेडोनम, डेडोनम के पास। कहाँ जाएगा, डेडोनम के पास। अब ये डेडोनम के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। तो सबसे पहले कार्य क्या करेगा, जो भोजन अम्लीय था, भोजन जो अम्लीय था उस भोजन को क्षारीय बना देगा। भोजन को क्या कर देगा, क्षारीय बना देगा। क्षारीय कहने का मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देगा। भोजन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये पीत रस का जो कार्य होता है, पीत रस का कार्य क्या है, पहला कार्य है कि वसा को तोड़ता है। वसा को क्या करता है, तोड़ देता है, तोड़ता है या पाचन करता है। ठीक है, वसा को क्या करेगा, तोड़ेगा या पाचन कर देगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये भोजन को क्या बना देता, हल्का सा क्षारीय बना देता है, हल्का सा क्षारीय बना देता है। अग्नाशय भी है, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। यहाँ से एंजाइम निकलता है अग्नाशय से, अग्नाशय से एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का नाम याद रखना है लैट, LAT। क्या याद रखना, LAT। LAT एंजाइम जो है, चल अब हम इस पॉइंट को मिटा सकते हैं क्या, यहाँ पर हम छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है इसको मिटा सकते हैं। चलो तुम, यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशय से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, LAT, LAT। एल का मतलब होता है लाइपेज, एल का मतलब है लाइपेज, ए का मतलब है एमाइलेज, और टी का अर्थ है ट्रिप्सिन। टी का अर्थ है ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। कौन, लाइपेज। एमाइलेज का कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इसी तरीका से ध्यान रखेंगे कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। अब पेट में यानी आमाशय में हमारा जो प्रोटीन था वो पेप्टोन में बदल गया था। किस में बदल गया था, पेप्टोन में। तो अब यहाँ पर पेप्टोन टूटेगा। कौन टूटेगा, पेप्टोन। पेप्टोन को तोड़ देगा ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्टोन को कौन तोड़ेगा, ट्रिप्सिन तोड़ेगा। तो ये अग्नाशय को ये तीनों एंजाइम मिलकर, अग्नाशय से जो तीनों एंजाइम निकलते हैं ये मिलकर जो हमारे पोषक तत्व हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का क्या करेगा, पाचन करेगा। और ये तीनों के तीनों जो है कहलाते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या कहलाते हैं, पूर्ण पाचक रस। यानी कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो अग्नाशय से निकलता है। ध्यान रखना, इसी को हम कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम।
पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो आप कहोगे कि अग्नाशय से निकलते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं मेरे भाई? अग्नाशय से निकलते हैं। और ये पूर्ण पाचक एंजाइम जो है, इसी पूर्ण पाचक एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम है? तो हमने बस शॉर्ट में लिख देना है कि लैट, यानी लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम कहलाते हैं। तो अग्नाशय से हमें इतनी बातें को ध्यान में रखना था। अब इसको नोट कर लो ताकि आपको ध्यान रखें। चलिए बढ़ जाए आगे। चल आते हैं प्रीवियस। अब देखो, पित्त से, पित्त का निर्माण कहाँ पर? पित्त का निर्माण लीवर में हुआ। स्टोर कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। अच्छा, यहाँ पर एक और ध्यान रखना कि जो हमारा पथरी होता है, ठीक है, पथरी बन जाता है इसी में, पित्ताशय में पथरी बन जाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। पथरी जो होता है वो कहाँ पर बनता है? पित्ताशय में। हालांकि किडनी में भी पथरी बनते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पथरी पित्ताशय में भी बनता है। और इस पित्ताशय में जो पथरी बनता है, इसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। यानी पथरी का निर्माण किससे हुआ है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से हुआ है। अब ये वसा को तोड़ दिया, छाड़ी बनाकर क्या कर दिया? ये क्षार जो होता है, यानी पीत रस जो होता है, वो वसा को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। इधर से अग्नाशयी रस आया, लैट यानी लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, यहाँ से पूरी तरीका से क्या करेगा? अब जो मॉलिक्यूल्स थे, यानी जैसे ट्रिप्सिन था, जैसे ट्रिप्सिन था, तो ट्रिप्सिन क्या होगा? ट्रिप्सिन पेप्टोन को तोड़ेगा, किस में? पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। किस में बदल देगा? पेप्टाइड्स में। तो उतना आपको डीप में जाने नहीं है मेरे भाई, ठीक है, उतना डीप में मत जाओ। बस इतनी बात ध्यान रखो कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं, जिसमें शामिल होता है लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का कार्य होता है वसा का पाचन करना, अमाइलेज का कार्य होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, और ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आपको अब इतनी बातें समझ में आया कि भोजन जो है एक जगह कहीं पूरी तरीका से नहीं पच रहा है। पूरी तरीका से भोजन एक जगह नहीं पच रहा है। कुछ मुख में पचा, कुछ अमाशय में पचा, अब कुछ कहाँ पच रहा है? डेडुनम वाले हिस्सा में। तो आगे चल के अब ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ पाचन हुआ, यहाँ पर कुछ पाचन हुआ, इधर से आ गया रस, इधर से भी रस आ गया, भोजन में मिक्स हुआ, भोजन में मिक्स होकर ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर ध्यान रखना कि जेजूनम जो है, जेजूनम भोजन को फैलने का जगह देता है। जेजूनम भोजन को फैलने का जगह देता है, ताकि इसमें जो भी और भी पार्टिकल्स है जिनका ब्रेक डाउन हमें करना है, वो ब्रेक डाउन हो सके। तो अब धीरे धीरे जो भोजन था, वो भोजन उतर रहा है कहाँ पर? नीचे की ओर, और आया इलियम वाले हिस्सा में। कहाँ पर आया? इलियम वाले हिस्सा में। और ध्यान रखना मेरे भाई कि ये इलियम ही है जहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन संपन्न होता है। यानी कि संपूर्ण भोजन का पाचन, संपूर्ण भोजन का पाचन, पाचन संपन्न कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे इलियम वाले हिस्सा में। यानी कि भोजन पूर्ण रूप से पचित हो जाता है इलियम वाले हिस्सा में। यानी कि जितने सारे हमने एंजाइम पढ़ा, यहाँ से भी सबसे ज्यादा एंजाइम निकलते हैं। इलियम वह हिस्सा है छोटी आंत का जहाँ से सबसे अधिक एंजाइम का स्रावन होता है, एंजाइम रिश्ते हैं, यानी रिसाव होता है सबसे ज्यादा एंजाइम का। कहाँ से? इलियम से। और ये इलियम के पास ही पूरी तरीका से भोजन जो है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर पचित हो जाता है। और यहाँ पर पचित होने के बाद इलियम वाले हिस्सा में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे उंगली की तरह उभरी हुई संरचना मिलती है।
यहाँ पर करोड़ों में इस तरीका से उभरी हुई संरचना मिलती है, जिसे हम कहते हैं विली या विलाई कहते हैं। विली कह दो या विलाई कह दो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं विलाई। इस विलाई का कार्य क्या होता है? इस विलाई का कार्य है कि यहाँ पर बैठा हुआ है ब्लड, बैठा हुआ है ब्लड। हमने पढ़ाया था आपको कि जब पहला स्टेप क्या होता है पोषण की विधि में, सबसे पहला स्टेप होता है अंतःग्रहण का, यानी भोजन अपने शरीर में ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो भोजन के पाचन का। सेकेंड स्टेप क्या होता है? भोजन के पाचन का। तो भोजन तो अब पूर्ण रूप से पच गए, भोजन अब पूर्ण रूप से पच गए। तो तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर विलाई जो है, अब जितने हमारे पोषक तत्व हैं, यानी सिंपल फूड के जो अणु हैं, सिंपल फूड के जो अणु हैं मेरे भाई, उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी किसके द्वारा अवशोषण होगा? तो ये विलाई के द्वारा। विलाई का कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कि इसका कार्य होता है सिंपल फूड के अणुओं को, सिंपल फूड यानी कि जो पचित भोजन है उसमें जो अणु है, जो हमारे लिए उपयोगी पोषक तत्व है, फूड के अणु को ब्लड में मिलाना। क्या होता है? ब्लड में, समझते हैं। तो हम बता रहे थे विलाई के बारे में। विलाई क्या करता है? तो जितने सारे हमारे पचित भोजन हुए, उस पचित भोजन में हमें सिंपल जो फूड कन्वर्ट हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड था, वो किस में कन्वर्ट हुआ? सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। तो इस विलाई का कार्य है कि जो सिंपल फूड है, सिंपल फूड के अणु को, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनाने के लिए उपयोगी है, उस अणु को क्या करेगा? ब्लड में मिला देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका कार्य मुख्य रूप से है अवशोषण का। क्या करने का? अवशोषण करने का। यानी पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है? तो आप कहेंगे विलाई करता है। यानी विलाई के द्वारा ही हमारे शरीर में पोषक तत्व के, यानी सिंपल फूड के अणु को अवशोषित किया जाता है। तो अब मेरे भाई अवशोषित हो गया, तो छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण भी होता है। ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण भी होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन भी होगा और भोजन का अवशोषण भी किसमें होता है? तो आप कहेंगे छोटी आंत में ही होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है। चल, हो गए। चल, तो अब संपूर्ण भोजन का पाचन हुआ, अवशोषण हुआ। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना मेरे भाई कि जो संपूर्ण पाचन होता है इलियम वाले हिस्सा में, यहाँ पर अब हुआ है क्या क्या, हम थोड़ा सा और भी आपको डीप में समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देख, ध्यान रखना कि जो वसा है, वसा टूट जाता है वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि ये गिल्सरॉल में भी, किसमें? गिल्सरॉल में टूटता है। यानी जो वसा है इलियम में पूरी तरीका से किसमें टूट गया? तो वसीय अम्ल और गिल्सरॉल में। इसी प्रकार से प्रोटीन जो है,
प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है, अमीनो एसिड में पूरी तरीका से बदल गया। और मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज में बदल गया। किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। यानी कि वसा का जो सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, और इन्हीं से हमें ऊर्जा अंततः मिलते हैं जब ये कोशिकाओं में जाता है। अब यहाँ अवशोषण की क्रिया यहाँ पर हुआ, लेकिन मेरे भाई अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है। हमने इतनी बातें तो समझ गए, अब जरा आप ही बता दो हमें कि यहाँ पर तो छोटी आंत में पूरी तरीका से पाचन हुआ, लेकिन क्या हमारे शरीर में सभी भोजन का पाचन हो जाता है? संपूर्ण भोजन का पाचन होता है? तो हाँ, संपूर्ण भोजन का तो पाचन होता है, लेकिन पूरी तरीका से नहीं, पूरी तरीका से नहीं होता है। यानी कि कुछ ऐसे अपचे भी भोजन होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो अब हम देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी आंत कैसा था? तो यहाँ पर हम छोटा सा एक बना दे रहे हैं। देखो, ये है हमारा बड़ी आंत, ये है बड़ी आंत। हालांकि बड़ी आंत के भी चार हिस्सा होते हैं, बड़ी आंत के भी चार हिस्सा होता है, लेकिन उतना आपको डीप नहीं पढ़ना है। बस इतनी बात ध्यान रखें कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सीकम, इसको हम कहते हैं सीकम। ये वाला हिस्सा है सीकम कहलाता है, और यही सीकम में होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। तो ध्यान रखिएगा कि अपेंडिक्स जो है वो कहाँ पर होता है? तो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अब हम फिगर के साथ इसको दिखाना चाहेंगे कि सीकम कौन सा है। ये देखो, ये वाले जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाले हिस्सा, ठीक है, यही है सीकम, यही कहलाता है सीकम। ये जो देख रहे हो आप, यही जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है सीकम। यही अपेंडिक्स है। इसी में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। और ये अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। हमारे शरीर का क्या है? अवशेषी अंग है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का काम पहले हमारे शरीर में था। पहले हमारे शरीर में ये कच्चे मांस को पचाने में सहायता करता था, लेकिन अब हम लोग कच्चे मांस खाते नहीं है। तो जब कच्चे मांस नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या हो गया? हमारे शरीर के लिए बेकार हो गया। जो कच्चे मांस खाते हैं उनमें अपेंडिक्स होता है, जैसे बाघ है, शेर है, उनमें ये चीजें पाई जाती है, अपेंडिक्स पाए जाते हैं, बड़े पाए जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे शरीर में छोटा हो गया और इसका कोई भी कार्य नहीं है। इस वजह से ये रहे या नहीं रहे, हमारे शरीर में ये रहे या नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। इस वजह से हम इसे कहते हैं अवशेषीय। अब बड़ी आंत की कुछ फंक्शन ध्यान रखिएगा कि बड़ी आंत में होता क्या है कि पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण? पानी का अवशोषण। पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे कि बड़ी आंत में। बस इतनी सी बातें आप ध्यान रखेंगे कि बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। ये छोटी आंत से क्या होता है? छोटा होता है। ये बड़ी आंत जो है छोटी आंत से छोटा होता है, लेकिन चौड़ा होता है। लेकिन क्या होता है? चौड़ा होता है।
यहाँ पर होता है मलाशय, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। यहाँ पर होता है मलाशय। तो मलाशय में ही जो जो अपचे भोजन है, अपचे भोजन अस्थायी रूप से, कैसे? अस्थायी रूप से जमा होता है। यानी कि इसी रेक्टम में आकर हमारा जो अपचा भोजन है वो स्टोर होता है, और समय समय पर हमें जब वॉशरूम जाने होते हैं तो इसी के रास्ते, ये हमारा है मल द्वार। ये क्या है? मल द्वार। और मल द्वार के माध्यम से हम अपचे भोजन को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आकर हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? क्या ये बात क्लियर है? तो ये थी हमारी बड़ी आंत। अब एक ओवरव्यू में अगर आप समझें तो हम अब एक ओवरव्यू में आपको समझा रहे हैं एक छोटी सी बात। इसी को डायरेक्ट अब ध्यान से सुनेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, हमने क्या क्या बताया, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट कि हमारे मुख से भोजन प्रवेश करता है। मुख से हमारा भोजन प्रवेश करता है और मुख में ही हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। हमारे मुख में भौतिक और रासायनिक पाचन, दोनों तरीका के पाचन हमारे मुख में संपन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रास नली में हमारा भोजन प्रवास प्रवेश करता है। ग्रास नली से होते हुए भोजन पहुंचता है हमारे अमाशय में। अमाशय के सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है कार्डियक, जो हमारे ग्रास नली के संपर्क में होता है। कार्डियक भोजन को ऊपर जाने से यानी पुनः ग्रास नली में प्रवेश करने से रोकता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियों से हमारे बहुत तरह के एंजाइम निकलते हैं, और उस एंजाइम के द्वारा आमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन का तोड़-फोड़ हो चलता है, और तोड़-फोड़ चलकर वो हमारे गाढ़े लेई की तरह बन जाता है भोजन, जिसे हम काइम कहते हैं। उसके बाद छोटी आंत में प्रवेश करता है भोजन, और छोटी आंत में प्रवेश करके पूरी तरीका से भोजन का पाचन संभव होता है। और इसी छोटी आंत में जो सिंपल फूड है उसका अवशोषण की भी क्रिया हो जाती है, और फिर अंततः ये प्रवेश करता है हमारे बड़े आंत में। और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, और पानी का अवशोषण के साथ साथ ये भोजन, जो अपचे भोजन है, वो जाकर मलाशय में अस्थायी रूप से स्टोर होता है, और फिर समय समय से ये बाहर निकलते रहता है हमारे शरीर से। तो ये हमारा भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर किसी भी तरह से आपको डाउट रह गया होगा मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी परेशानी को लिखेंगे, ताकि हम आपको पुनः आपकी जो परेशानी है उसको दूर कर दें। फिर से हम इसको टॉपिक को आपके सामने पढ़ाकर आपकी समस्याओं को दूर कर दें। ठीक है? तो चलिए, आप अगर नए हैं मेरे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो को, ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके। ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है एजुकेशन का, इसके बदले में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस आप लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलते हैं, ताकि
हम नए-नए बेहतर कंसेप्ट बेहतर तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अपना फीडबैक अवश्य दें ताकि हमें पता चल सके कि आप में कितना और भी चीज़ें हमें डिलीवर करना है, आप कितना और जानने के लिए इच्छुक हैं। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमने एक्स्ट्रा बताया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, लेकिन आगे चल के कार्य करेगा, ठीक है? इस वजह से। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप इसका रिविज़न करें, इसका नोट्स तैयार करें, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।